नमस्कार, स्वागत है आपका थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी रिलेशन भाग 5 में। इस लेक्चर में हम लोग जूल्स थॉमसन कोएफिशिएंट के बारे में जानेंगे और उसका जो एप्लीकेशन है, कहाँ कहाँ होता है, उसको समझेंगे। साथ में हम लोग ये भी समझेंगे कि कैसे यूज़ करेंगे या करना होगा अगर हमें डेल्टा एच, डेल्टा यू और डेल्टा एस निकालना है रियल गैस का। तो बिना डिटेल एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझेंगे कि किस तरह से क्या प्रोसेस होगा और इसको एक तरह से एक्सपोजर समझे, तो वो कोशिश करेंगे कि इस पे हम लोग थोड़ा सा नज़र डालेंगे। और तो चलिए शुरुआत करते हैं जूल्स थॉमसन कोएफिशिएंट के बारे में। अगर आप लोगों को याद होगा कि हम लोगों ने रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशन की चर्चा किए थे, तो कहीं ना कहीं थ्रॉटलिंग वाल्व हमने यूज़ किया था। तो थ्रॉटलिंग वाल्व जब हम लोगों ने रेफ्रिजरेटर में यूज़ किया था, तो उसका पर्पस इन जनरल जो है वो टेम्परेचर रिड्यूस करने के लिए किया था। तो अगर आप समझे कि एक जैसे प्लग हो गया या कैपिलरी ट्यूब हो गया या ऑर्डिनरी वाल्व हो गया, एक टेम्परेचर T1 और P1 से अगर ये फ्लो करता है तो यहाँ पे कुछ रुकावट होता है या पोरस या फिल्टर हुआ या रिस्ट्रिक्शंस हुआ, मतलब ये एक तरह से कहीं ना कहीं बाधा हो रही है फ्लो में। तो ऐसे केस में क्या होता है कि आपका प्रेशर ड्रॉप हो जाता है ऐसे में। और जैसे कि रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर में हम लोगों ने यूज़ किया था कि टेम्परेचर भी ड्रॉप होता है, जिससे कि आपकी जो है इन जनरल फ्लूइड जो है कूल हो जाता है। बट ये कोई ज़रूरी नहीं है आपका। ये इस लेक्चर में हम देखेंगे कि टेम्परेचर बढ़ भी सकता है, कांस्टेंट भी रह सकता है, ठीक है। और इसको समझने के लिए कि टेम्परेचर का बिहेवियर कैसा है इस प्रोसेस में, जिसे हम लोग कहते हैं थ्रॉटलिंग प्रोसेस, इसको समझने के लिए हम लोग डिफाइन करेंगे एक पैरामीटर, एक प्रॉपर्टी, एक कोएफिशिएंट, जो म्यू है डेल टी बाई डेल पी एट कांस्टेंट एच। तो ये एक एग्जैक्टली प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि फ्लूइड की इन जनरल प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे प्रोसेस भी आ जाता है। तो इसलिए ये कोएफिशिएंट के माध्यम पे ज़्यादा समझेंगे हम। ये प्रोसेस पे ज़्यादा डिपेंड करता है, तो इसको कहना कि ये प्रॉपर्टी है ये गलत होगा। ये एक तरह से कोएफिशिएंट है जो कि प्रोसेस के भी टेम्परेचर का बिहेवियर फ्लूइड में किसी भी प्रोसेस के लिए ये डिफाइन किया गया है। और इससे आप समझ सकते हैं कि किसी भी प्रोसेस में अगर कर रहे होते हैं तो एक क्षण के बाद हो सकता है कि टेम्परेचर चेंज भी हो सकता है। तो ये समझेंगे किस तरह से इसको ये कोएफिशिएंट जो है समझाता है ये। तो ये कोएफिशिएंट डिफाइन कर रहे हैं जूल्स थॉमसन कोएफिशिएंट म्यू, जो कि डाउ टी बाई डाउ पी, मतलब डाउ टी बाई डाउ पी का मतलब हुआ पार्शियल डेरिवेटिव टेम्परेचर विथ रिस्पेक्ट टू प्रेशर। क्या कांस्टेंट है? एच कांस्टेंट है। तो कहने का मतलब है कि अगर आप प्लॉट करते हैं टेम्परेचर वर्सेस प्रेशर, एच अगर कांस्टेंट प्रोसेस लेते हैं तो स्लोप आपको निकालना है। ये है, ये इसका ये मतलब हुआ। तो इसको आगे समझते हैं। अगर इस पर और नज़र डाले तो अगर ये प्रोसेस सपोज ये है, जिसमें कि हम लोगों ने इनिशियली अगर P1 T1 जो है वो फिक्स किया है, और ये जो है अलग अलग कंडीशन पे अगर एग्ज़िट ले रहे हैं हम, तो अगर आप शुरू करते हैं एक फिक्स P1 T1 पे, जिस पे यहाँ पे इसका इंथैल्पी कांस्टेंट होगा, क्योंकि P1 T1 फिक्स है तो ये भी इंथैल्पी कांस्टेंट हो गया। और ये आपका पोरस प्लग है। इसका अगर प्लग साइज़ आप वेरी करेंगे, चेंज करेंगे, तो आपका एग्ज़िट कंडीशन जो है वो चेंज होगा। बट ये कांस्टेंट एच पे अगर ही ऑपरेट होगा, अगर ये आपका ये कैपिलरी ट्यूब है या प्लग पोरस प्लग है, सिस्टम है, तो अगर आप मेजर करते हैं P2 T2 अलग अलग कंडीशन पे, आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, सपोज मान लीजिए कि एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, आपने P1 और T1 जो है फिक्स किया हुआ है, एच किया हुआ है, केवल आप चेंज कर रहे हैं पोरस प्लग जिसके साइजेस अगर चेंज कर रहे हैं, तो बाहर का जो कंडीशन है, जब एग्जिट के कंडीशन जो है जब निकल के आएगा तो P2 T2 जो है वो चेंज होता रहेगा। तो अगर आप यहाँ से शुरू किए, ठीक है, इस कंडीशन से P1 T1, तो ये तो फिक्स कंडीशन है, ठीक है। और लेकिन बाहर जब एग्ज़िट कर रहा है, ये जब निकल रहा है, तो ये अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स पे, जिसमें कि पोरस प्लग जो है ये अलग अलग ये मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, और ये आपका अलग अलग कंडीशन पे निकल के आया है। लेकिन ये लाइन जो निकल के आ रही है, ये लाइन जो है एच इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट लाइन है, क्योंकि ये आपने फिक्स किया हुआ है,
ठीक है। अगर आपने P1 और T1 इसको चेंज किया तो ये लाइन चेंज हो सकती है, ये अलग अलग लाइन बन सकती है। तो ये जो लाइन आपको दिख रही है यही आपका जो है एक तरह से इंथैल्पी कांस्टेंट लाइन है। और इस पे आप नोटिस कीजिए कि कंडीशन ऐसा भी हो सकता है कि एक तरफ यहाँ से चूँकि हम लोग चेंज कर रहे हैं, इधर से प्रोसेस होता है, यहाँ से क्योंकि ये राइट से लेफ़्ट हो रहा है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे आ रहा है। यहाँ पे नोटिस कीजिए टेम्परेचर इस तरफ बढ़ता है, इस तरफ घटता है, और ये मैक्सिमम ये वैल्यू है जहाँ पे आपका स्लोप चेंज हो रहा है। इसकी अगर बात करें म्यू जे टी, तो ये वाला स्लोप जो है क्या आएगा, ये वाला स्लोप जो है लेस देन ज़ीरो है, और ये वाला इस तरफ का स्लोप जो यहाँ से मैक्सिमम पॉइंट से लेफ़्ट साइड में है, ये आपका जे टी, ये आपका ग्रेटर देन ज़ीरो हो गया, और यहाँ पे क्या होगा, जे टी इक्वल टू ज़ीरो होगा। ठीक है, तो इसमें तीन तरह के ऑप्शंस या तीन तरह के पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, कि म्यू जे टी जो है वो लेस देन ज़ीरो हो सकता है। अगर लेस देन ज़ीरो है तो टेम्परेचर बढ़ रहा है इधर, अगर इक्वल टू ज़ीरो है जो यहाँ पे है तो टेम्परेचर जो है कांस्टेंट है इस प्रोसेस में। अगर ग्रेटर देन ज़ीरो है जो कि इस साइड है, मतलब प्रोसेस में इस साइड है, अगर ध्यान से दिया इस साइड है, तो यहाँ पे टेम्परेचर जो है घट रहा है। तो जैसे हमने बताया कि जूल्स थॉम्सन कोफिशिएंट जो है वो एक मेजरमेंट एक कोफिशिएंट है जो मेजर करता है कैसा टेम्परेचर चेंज हो रहा है जब आप प्रेशर चेंज करते हैं कांस्टेंट इंथैल्पी प्रोसेस में। तो ये आपका एग्जांपल है कि कांस्टेंट इंथैल्पी प्रोसेस में अगर इसका साइन अलग अलग है तो इस टेम्परेचर का जो चेंज है वो भी अलग अलग रहेगा। लेस देन ज़ीरो साइन में टेम्परेचर बढ़ता है, ग्रेटर देन ज़ीरो टाइम में टेम्परेचर घटता है। मतलब यहाँ पे ये कूलिंग प्रोसेस हो गया, जो कि हम चाहेंगे कि रेफ्रिजरेशन सिस्टम में या एयर कंडीशन में ऐसा हम लोग ऑपरेशन कंडीशन ले, प्रोसेस कंडीशन ले, जिससे कि ये म्यू जे टी ग्रेटर देन ज़ीरो है। और ये आपका जो है ये हीटिंग हो गया, यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ता है। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा कि अगर आप इसको बार आप रिपीट करते हैं डिफरेंट इनिशियल कंडीशन से, ठीक है, जहाँ पे आपने टेम्परेचर प्रेशर को चेंज किया अलग अलग कंडीशन पे, तो अलग अलग लाइन निकल के आएगी, अलग अलग कांस्टेंट इंथैल्पी लाइन निकल के आएगी। और ऐसे में ये होता है कि इन जनरल आपका ये मैक्सिमम आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये जो मैक्सिमम है इस वाली लाइन में है, इस वाली लाइन में यह मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम है, बट कोई ज़रूरी नहीं है कि हर लाइन में आपको मैक्सिमम निकलेगा। ठीक है, तो अगर आप इसको जोड़ते हैं ये मैक्सिमम जितना भी है, तो ये जो है ये मैक्सिमम जो है टेम्परेचर जहाँ पे ये स्लोप ज़ीरो रहेगा, इसको जोड़ा गया है। इस लाइन को जिस लाइन पे ये मैक्सिमम लोकस पॉइंट्स हैं, इसको हम लोग इन्वर्जन लाइन कहते हैं। और ये टेम्परेचर जहाँ पे ये मैक्सिमम जो ये वैल्यू है ये इंटरसेक्ट करती है टी एक्सिस पे, इसे कहते हैं मैक्सिमम इन्वर्जन टेम्परेचर। ठीक है, तो ये कह रहे हैं द लाइन दैट पासेस थ्रू दिस पॉइंट्स इज कॉल्ड इन्वर्जन लाइन। तो जो लाइन पॉइंट है जो इस पे स्लोप इक्वल टू ज़ीरो, यहाँ पे म्यू आपका म्यू जे टी आपका ज़ीरो आएगा, रिमेंबर म्यू जे टी आपका ज़ीरो है, तो म्यू जे टी जो ज़ीरो है इस पॉइंट्स को अगर आप जोड़ते हैं तो ये लाइन जो आप जनरेट कर रहे हैं उसे हम कहते हैं इन्वर्जन लाइन। ठीक है, ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है कि समझना। ठीक है, और ये जो लाइन जिससे इंटरसेक्ट करता है इस पॉइंट को कहते हैं मैक्सिमम इन्वर्जन टेम्परेचर। ठीक है, तो ये क्या लाइन है, ये P इक्वल टू ज़ीरो लाइन है, ये हो गया मैक्सिमम इन्वर्जन टेम्परेचर। और ये जो टेम्परेचर है जो ये आपको जो क्रॉस जो इंटरसेक्ट करता है कांस्टेंट H लाइन पे, ये H इज इक्वल टू कांस्टेंट है, और ये इन्वर्जन लाइन है, इसको कांस्टेंट जो इंटरसेक्ट करता है ये कहेंगे इसे इन्वर्जन टेम्परेचर। ठीक है, तो ये सब इन्वर्जन टेम्परेचर हो गया। फिर दोबारा से हम बात करते हैं इस पर, फिर से रिवीजन की तरह। ये आपका इन्वर्जन लाइन है जो ये म्यू जे टी इक्वल टू ज़ीरो के जितने भी पॉइंट्स हैं उसको जोड़ के बनता है। और ये जो मैक्सिमम पॉइंट है जिस पे कि म्यू जे टी ज़ीरो है वो टेम्परेचर को इन्वर्जन टेम्परेचर कहते हैं। और ये जो लाइन जब इंटरसेक्ट करता है P इक्वल टू ज़ीरो से, ओके, तो इसे मैक्सिमम इन्वर्जन टेम्परेचर कहते हैं। ठीक है, अब इस पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं इस बात पे कि यहाँ पे इस लाइन पे अगर देखें तो दो भाग ये डिवाइड करता है, दो भाग में ये पूरा ग्राफ को, टेम्परेचर वर्सेस P को। ये इन्वर्जन लाइन के जो दाएं भाग में है ये पार्ट
ठीक है, ये पार्ट आपका म्यू जे टी लेस देन ज़ीरो है। ठीक है, चूँकि प्रोसेस ये राइट हैंड साइड से हो रहा है, राइट हैंड से लेफ्ट हैंड से जा रहा है, तो इस भाग में अगर आपका प्रोसेस एग्जिस्ट करता है तो थ्रॉटलिंग प्रोसेस में यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो बढ़ेगा, क्योंकि ये प्रोसेस है तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, और इस भाग में जो है वो टेम्परेचर घटेगा। ठीक है, अच्छा, इससे ये भी समझ में आता है कि अगर आपको कूलिंग करना है तो ये टेम्परेचर जो है ऑफ कोर्स यहाँ से नीचे होना चाहिए, आपके प्रोसेस का टेम्परेचर नीचे होना चाहिए मैक्सिमम इन्वर्जन टेम्परेचर से, क्योंकि तभी जाके आपका म्यू जे टी ग्रेटर देन ज़ीरो निकल के आएगा। लेकिन ये टेम्परेचर अगर रूम टेम्परेचर से नीचे है तो बड़ा दिक्कत होगा आपको प्रोसेस करने में, फिर आपको कुछ और एडिशनल सिस्टम लगाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि अगर आपको इन्वर्जन टेम्परेचर जैसे हाइड्रोजन के केस में -68 डिग्री सेल्सियस है, तो उसको करने के लिए आपको थ्रॉटलिंग के प्रोसेस से बड़ा डिफ़िकल्ट रहेगा ऐसा करने में। ठीक है, तो इन जनरल ये भी चाहिए कि ये सब एप्लीकेशन बहुत एफिशिएंट तब रहता है जब इसका मैक्सिमम इन्वर्जन टेम्परेचर जो है रूम टेम्परेचर से ऊपर होता है, तब आराम से थ्रॉटलिंग वॉल्व के माध्यम से आप उसको ठंडा कर सकते हैं फ्लूइड को। ठीक है, तो ये एक तरह से एक जनरल हमने डिस्क्रिप्शन किया जूल्स थॉम्सन कोफिशिएंट के बारे में। अब इसको मैथमेटिकली समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो मैथमेटिकली आपका जो है जूल्स थॉम्सन कोफिशिएंट के लिए हम ये एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे जो हमने पहले डिराइव किया था, जिसमें कि हम लोगों ने कहा था कि डी एच जो है, क्योंकि एच को हमने एच टी पी यूज़ किया था, और फिर यहाँ से हमने इसको पार्शियल डेरिवेटिव, लास्ट लेक्चर में भी इसके बारे में चर्चा हुई थी कि पार्शियल डेरिवेटिव जो है वो करके हमने इसको डाला था, जिसमें कि ये वाला पार्ट जो है वो सी पी डी टी है, और ये वाला पार्ट जो है ये निकल के आया था, ये वाला पार्ट। ठीक है, अब ये है कि चूँकि ये जूल्स थॉम्सन कोफिशिएंट में एंथैल्पी कांस्टेंट होगा तो ये आपका इक्वल टू ज़ीरो होगा। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन को अगर हम यूज़ करते हैं तो इसको आप अगर रीअरेंज करें, आप टी और डी पी को सेपरेट कर ले, जैसे ही इसको रीअरेंज करने के बाद ऐसे लिख सकते हैं कि -1/Cp v माइनस ये वाला टर्म del v बाई del t कॉन्स्टेंट p इक्वल टू del t बाई del p एट कॉन्स्टेंट p। तो बेसिकली देखा जाए तो ये ऐसा आएगा कि t बाई डी पी आएगा। चूँकि ये h कांस्टेंट है तो उसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं del t बाई del p एट पार्शियल h। तो ये आपका एक्सप्रेशन आ गया म्यू जे टी। तो म्यू जे टी जो है वो इसको हमने लिख रहे हैं -1/Cp v माइनस टी del v बाई del t एट कॉन्स्टेंट p। तो ये एक्सप्रेशन है आपका म्यू जे टी का। अब आपके पास अगर कोई फ्लूइड का इक्वेशन स्टेट दिया हो, उसका बिहेवियर पीवीटी डेटा दिया हो, तो आप म्यू जे टी निकाल सकते हैं। यहाँ से आप चाहे तो अगर म्यू जे टी दिया हुआ है तो हीट कैपेसिटी भी निकाल सकते हैं एक तरह से। तो इस एक्सप्रेशन को आप किसी भी फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। चलिए इसको एग्जांपल के माध्यम से हम लोग शो करते हैं कि अगर फ्लूइड जो है वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करता है तो म्यू जे टी जो है वो ज़ीरो होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है यहाँ पे। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग देखें कि म्यू जे टी एक्सप्रेशन ये है, इसमें del v बाई del t क्या है। सो पहले बात तो फिर से हम लोग लिखते हैं, म्यू जे टी जो है वो आपका -1/Cp v माइनस टी del v बाई del t कांस्टेंट प्रेशर, और हमें पता है ये हमें निकालना है आइडियल गैस के लिए, तो ये हो गया पी वी इज इक्वल टू आर टी, इसका मतलब v इज इक्वल टू आर टी बाई पी। तो इसका मतलब ये हुआ कि del v बाई del t एट कांस्टेंट प्रेशर इज़ r बाई p। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन म्यू जे टी का क्या निकला, -1/Cp v माइनस टी टाइम्स r बाई p, जो कि -1/Cp v माइनस आर टी बाई पी। आर टी बाई पी क्या है, v है, तो -Cp v माइनस v, जो कि आपका ज़ीरो आएगा। तो यहाँ से ये एक्सप्रेशन निकल के आया है कि म्यू जे टी जो है आपके आइडियल गैस के लिए ज़ीरो रहेगा, मतलब प्रोसेस में म्यू जे टी ज़ीरो ही रहेगा। तो अगर आप प्रोसेस कर रहे हैं, सपोज़ टेम्परेचर एंड प्रेशर P1 से आप P2 जा रहे हैं ऐसे, तो ये हमेशा जो है कांस्टेंट रहेगा। क्यों? क्योंकि आपका म्यू जे टी जो है वो ज़ीरो है, मतलब जो स्लोप है
आपका जो स्लोप है वो एक तरह से, बिकॉज ये डेल म्यूजिटी जो एक्सप्रेशन आपने निकाला था वो ये भी था कि ये डेल टी बाई डेल पी, ये जो स्लोप है वो हमेशा ज़ीरो रहेगा, इसका मतलब फ्लैट रहेगा, और एच इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट में, ठीक है। तो ये स्लोप हमेशा ज़ीरो रहेगा इसमें, तो ये हमेशा ऐसे ही रहेगा यहाँ से यहाँ पे। मतलब एक तरह से देखा जाए तो टेम्परेचर भी कांस्टेंट ही रहेगा, और उसमें कोई आश्चर्यचकित वाली बात है नहीं, क्योंकि आपका आइडल गैस में अगर इंथैल्पी अगर कांस्टेंट है, ठीक है, तो चूँकि इंथैल्पी इज़ अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है, अगर इंथैल्पी कांस्टेंट है इसका मतलब टी कांस्टेंट है, ठीक है। तो एक तरह से ये भी आप सोच सकते हैं कि इस ढंग से भी आप निकाल सकते हैं, अगर ये एच इज इक्वल टू एच टी है, अगर एच कांस्टेंट है तो टी कांस्टेंट है, टी कांस्टेंट है तो डेल टी बाई डेल पी जो है वो ज़ीरो रहेगा। तो इस तरह से ये प्लॉट अगर हम लोग करना चाहे तो ये प्लॉट जो है P1 से P2 के बीच में ये इस तरह से प्लॉट निकल के आएगा, ठीक है। इसमें कोई कर्व नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है, इसमें सिंपल सा एक फ्लैट लाइन है। चलिए अब बात करते हैं रियल गैस के बारे में। अगर हमको चेंजेस निकालने हैं इंथैल्पी, एंट्रोपी और इंटरनल एनर्जीज में, तो किस तरह से निकालेंगे। अभी तक तो हम लोगों ने कहा कि भाई ये ज़ीरो प्रेशर पे हम लोग करेंगे, जैसे कि हम आइडल गैस की तरह मान के चले तो आराम से हम निकाल सकते हैं। बट रियल प्रोसेस में तो भाई टेम्परेचर जो है वो प्रेशर ज़ीरो, मतलब बहुत लो प्रेशर पे काम नहीं करेगा, इन जनरल प्रेशर हाई रहेगा या इन जनरल मॉडरेट रहेगा। तो ऐसे में आपको अगर निकालना है डेल्टा एच या डेल्टा यू और डेल्टा एच, तो कैसे निकालें इसको समझते हैं डेल्टा एच के एग्जांपल के माध्यम से। ये आपका अगर दिया हुआ है टेम्परेचर वर्सेस एंट्रोपी प्लॉट, और ये आपका अगर ये टेम्परेचर जो है इन जनरल T1 से T2 की तरफ जा रहा है और प्रेशर P1 से P2 की तरफ जा रहा है, तो एक्चुअल प्रोसेस जो है वो सपोज 1 से ये वाला लाइन है अगर, ठीक है, तो 1 और 2 मतलब ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है। तो ये कौन सा पॉइंट है, यहाँ पे टेम्परेचर T2 है और प्रेशर P2 है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका टेम्परेचर T1 है और प्रेशर P1 है। तो ये एक्चुअल प्रोसेस है, ठीक है। और इसको अगर आप देखें तो हम अगर एक्सप्रेशन पहले वाला हम जो निकाले थे, हम लोगों ने निकाला था एक्सप्रेशन डेल्टा एच का, तो ये एक्सप्रेशन था, ये इसमें कोई अप्रॉक्सीमेशन नहीं था, ठीक है, इसमें बेसिक डेफिनेशन से लेके आए थे। अब यही अगर एक्सप्रेशन निकाले तो किस तरह से निकाल सकते हैं, क्योंकि T1 और T2 और P1 और P2 इन सब चीज़ों के लिए आपको CP चाहिए, इन्फॉर्मेशन आपको डेल V बाई डेल टी चाहिए, और डेल V बाई डेल टी के लिए PVT डायग्राम या PVT डेटा चाहिए या इक्वेशन ऑफ स्टेट चाहिए। तो इसको किस ढंग से निकालें, तो एक तरीका ये है, नॉर्मल जो होता है वो ये कि आप रेफरेंस ले लेते हैं ऐसे केस में जहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन पता है, वो है आइडल गैस का। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि चूँकि हमें H जो है वो स्टेट पॉइंट है और स्टेट प्रॉपर्टी है, मतलब आपको स्टेट की प्रॉपर्टी है, इसका मतलब पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, फाइनल जो डेल्टा एच है वो फाइनल 2 पॉइंट्स पे है आपको। तो इस प्रॉपर्टी और इस इंफॉर्मेशन को आप यूज़ कर सकते हैं। कैसे, आप 1 2 ऐसे ना जाके आप ऐसे जाए कि 1 से लेके आप पहले इस फ्लूइड को सीधा आप 0 प्रेशर पे लेके आ जाए, तो ये आपका एक पहला डिफरेंस हो गया, ठीक है। तो ये पहला डिफरेंस हो गया। उसके बाद आप 0 प्रेशर मतलब आइडल गैस मान के चले, और यहाँ से आप 2 पे जाए, 2 डैश पे जाए, और उसके बाद वापस आप 2 से 2 डैश से या 2 स्टार से 2 तक पहुँच जाए। तो ये प्रोसेस हमने अप्रॉक्सीमेट किया, अप्रॉक्सीमेट नहीं है मतलब एग्जैक्ट ही है, आपको 1 2 जाना था, तो इसको हमने प्रोसेस को कह दिया कि पहले 1 से 1 स्टार जाए, उसके बाद 1 स्टार से 2 स्टार जाए, उसके बाद 2 स्टार से 2 जाए। तो जो डेल्टा एच यहाँ निकल के आया वही डेल्टा एच अगर ये निकल के आएगा अगर हम इंडिविजुअल सबका डेल्टा एच निकालें, ठीक है, क्योंकि ये स्टेट प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब हर डेल्टा एच का आप यही जो एक्सप्रेशन जो यहाँ पे मैंने किया है वो उसको आप यूज़ कर सकते हैं। कैसे, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपको H2 माइनस H2 डैश निकालना है, क्योंकि H2 डैश जो है वो P0 इक्वल टू 0 पे है, और ऐसे में आप CP को क्या लेंगे, CP0 लेंगे। तो इनिशियली अगर आप देखें तो ये जो है ये वाला जो प्रोसेस है ये है कांस्टेंट टेम्परेचर, ये है आपका कांस्टेंट प्रेशर, और ये आपका कांस्टेंट टेम्परेचर। तो हम क्या कर रहे हैं, हम H2 माइनस H1 को हम लोग 3 भाग में डिवाइड कर दिए हैं, जिसे हम लोग इस टर्म्स को हम लोग ये हमेशा इंथैल्पी डिपार्चर के फॉर्म में भी कहते हैं। तो ये क्या है कि 3 तरह के सम्स आ जाएंगे।
H2 माइनस H2 डैश जो है वो ये वाला है जो यहाँ पे निकल के आया H2 माइनस H2 स्टार, ठीक है। और इस तरह से H2 स्टार माइनस H1 स्टार ये वाला दे रहा है, ये वाला पार्ट। अगर हमने इसे सपोज 1 कहा, इसे 2 कहा, इसे 3 कहा, तो ये आपका 3 हो गया, ये आपका 2 हो गया, ये आपका 1 हो गया, है ना। तो 3 को देखते हैं, H2 माइनस H2 डैश, ये कांस्टेंट टेम्परेचर है। तो पहला जो टर्म है ये वाला टर्म, ये 0 हो गया। दूसरा टर्म जो हो गया P2 स्टार से लेकर P2 पे, P2 स्टार से लेकर P2, और P2 स्टार जो है वो क्या है, वो आपका P0 है, ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर पे है तो P0 लाइन पे है, तो P2 हो गया 0। तो V माइनस टी, ये दिस डेल V बाई डेल टी P, यहाँ पे आपको देखिए V माइनस टी डेल V बाई डेल टी एट P, और टेम्परेचर कॉन्स्ट, यहाँ पे टेम्परेचर जो है फिक्स है, ठीक है। तो टेम्परेचर क्या फिक्स है, टेम्परेचर जो होगा वो T2 होगा, क्योंकि फिक्स टेम्परेचर पे चल रहा है, तो इसलिए हम लोग T यहाँ पे T2 यूज़ करेंगे। इसी तरह से H2 माइनस H1 क्या होगा, क्योंकि ये कांस्टेंट प्रेशर पे है तो सेकंड टर्म आपका 0 हो जाएगा, केवल ये फर्स्ट टर्म रहेगा T1 बाई T2 CPU, और CPU को हम लोग यूज़ करेंगे CP0, मतलब ये लो प्रेशर या आइडल गैस का जो एफिशिएंसी है वो यूज़ करेंगे हम, ठीक है। और पहला वाला टर्म क्या रहेगा, पहला टर्म अगेन आपका जो है कांस्टेंट टेम्परेचर पे है, लेकिन वो T जो है वो टेम्परेचर T1 पे फिक्स है, तो पहला टर्म आपका 0 हो गया। दूसरा टर्म में T इक्वल टू T1 लिख दिया, और ये P1 से लेकर P1 स्टार पे है, क्योंकि यहाँ पे ये P1 है, यहाँ पे ये P1 है, और यहाँ से आप जा रहे हैं P स्टार पे जो कि P0 पे है। तो जैसे मैंने यहाँ लिखा P0 पे P1, ठीक है। और इसमें नोटिस कीजिए कि इसमें P1 से P1 स्टार है, इसको अगर लिखना है P0 से P तो आपको यहाँ पे नेगेटिव साइन यूज़ करना पड़ेगा, तो यहाँ नेगेटिव साइन आ गया P0 से P1, ठीक है, और ये एक्सप्रेशन आ गया। तो इस तरह से आप ये एक्सप्रेशंस यूज़ कर सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आपके पास ये डेटा कहाँ से अवेलेबल है, क्योंकि आपके पास ये इन्फॉर्मेशन तो आपको मिल जाएगा मोरलेस, ये वाला जो है इन्फॉर्मेशन, इसके लिए ये वाला इन्फॉर्मेशन जो कि जिसमें कि टेम्परेचर अलग है और प्रेशर भी चेंज हो रहा है आइडल गैस से, इसके लिए आपको चाहिए डेटा। तो या तो आपको पीवीटी डेटा चाहिए होगा। अगर आपके पास पीवीटी डेटा नहीं है तो फिर आपको यूज़ करना पड़ेगा कहीं ना कहीं कंप्रेसिबिलिटी ग्राफ या आपके इक्वेशन ऑफ स्टेट, जिसमें कि आपको या तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर यूज़ कर लीजिए, जैसे कि अगर पी वी इज इक्वल टू जेड आर टी, या फिर इसको आप ग्राफ के माध्यम से यूज़ कर लीजिए, जहाँ पे आपको पहले क्रिटिकल टेम्परेचर से आप रिड्यूस टेम्परेचर पहले निकालिए, फिर क्रिटिकल टेम्परेचर फ्लूइड का यूज़ कीजिए, फिर ग्राफ से एक्सट्रैक्ट कीजिए इन्फॉर्मेशन, फिर बाद में इसको प्लग इन कीजिए। तो ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस नॉर्मली बहुत ही टीडियस है, बट यही रियल तरीका होता है। अगर आपको रियल गैसेस को पता करना है तो ये निकालना बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए फिर आपको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जैसे ये वाला जो एक्सप्रेशन है फाइनल वाला एक्सप्रेशन, इसको मैंने इस फॉर्म में लिखा हुआ है। इसको भी हम लिख सकते हैं, इसको अगर रिप्लेस करेंगे आप डेल वी बाई डेल टी को, तो यहाँ से ये निकल के आ जाएगा ये एक्सप्रेशन। तो इवेंचुअली आपको एच स्टार माइनस एच जो है उसको कहीं ना कहीं आपको Z कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के फॉर्म में यूज़ करना पड़ेगा, और ये इसके लिए आप जो है अलग से एक्सरसाइज है। आगे जो हायर लेवल ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में आप इसके बारे में और पढ़ेंगे, पर्टिकुलरली जो लोग केमिकल इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे उसमें ये सब और जानेंगे। बट आपको मैं ये सोचा था कि किसी तरह से ये एक्सपोज किया जाए कि रियल तरीके जो रियल गैसेस हैं उसमें आपको ये कंसिडर करना पड़ता है इक्वेशन ऑफ स्टेट के माध्यम से, या डेटा के माध्यम से, या चार्ट के माध्यम से, और उसका एक्सरसाइज थोड़ा सा ज़्यादा एक्सटेंसिव है, इसलिए इस पर्टिकुलर कोर्स में हम ज़्यादा नहीं उसको पढ़ेंगे। आशा करता हूँ आपको समझ में आया इस लेक्चर में जूल्स थॉम्सन कोफिशिएंट के बारे में, जो कि टेम्परेचर के बारे में बताता है कि टेम्परेचर बढ़ेगा या कम होगा थ्रॉटलिंग प्रोसेस के में, और कैसे उसे यूज़ करते हैं और उसका प्रैक्टिकल मतलब क्या है। इस पूरे लेक्चर सीरीज़ में जिसमें थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी रिलेशंस में है, उसमें हम लोगों ने तरीके देखे कि किस तरह से आपको प्रॉपर्टी कैसे रिलेट करते हैं और पीवीटी डेटा और सीपी पे, ख़ास तौर पे आपकी फ्री एनर्जीज़, या चाहे वो इंथैल्पी हुआ, इंटरनल एनर्जी हुआ, गिब्स फ्री एनर्जी हुआ, हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी, इसके बारे में हम समझे कि हम लोगों ने समझा कि किस तरह से उसको पहले डिराइव किया जाता है, और इसका ख़ास पर्पज़ ये है कि आप एक्सपेरिमेंट में सीधा निकाल नहीं सकते ये सब जो फ्री एनर्जीज़ हैं, और इसीलिए आपको चेंज इन फ्री एनर्जी को हम लोग ने पार्शियल डेरिवेटिव के फॉर्म में हमने यूज़ किया,
उसके बाद हम लोगों ने मैक्सवेल रिलेशन भी निकाला कि किस तरह से अगर एंट्रोपी या उसके पार्शियल डेरिवेटिव है तो उसको किस तरह से आप पीवीटी डेटा में रिप्लेस करें। फिर हम लोगों ने क्लैपेरॉन इक्वेशन के बारे में समझा और वहाँ से कैसे इंथैल्पी वेपोराइजेशन पीवीटी डेटा के मेजरमेंट से कैसे निकाला जाए, और क्लैपेरॉन क्लॉसियस इक्वेशन के बारे में समझा जो कि लिक्विड वेपर और सॉलिड वेपर के बारे में खासकर यूज़ होता है। और फिर हम लोगों ने जनरल रिलेशंस निकाले आपके सी पी सी वी और डी डेल्टा एच डेल्टा यू और डेल्टा एस के बारे में को यूज़ करके, या उसके रिलेशंस हमने समझे किस तरह से क्या डेवलप करना है और क्या क्या रिलेशन निकल के आते हैं। वो थोड़ा सा ज़्यादा मैथमेटिकल है बट एक तरह से कैसे डिराइव किया गया उसको हमने समझा, और उसको आप रेफ़र कर सकते हैं एज ए रेफरेंस एक्सप्रेशंस में भी। और फाइनली जो है ये समझा कि जब आपका रियल गैस होता है तो डिपार्चर फंक्शंस यूज़ करने पड़ते हैं, जैसे हम लोगों ने अभी यूज़ किया इसी लेक्चर में। और उसके लिए फिर आपको कंप्रेसिबिलिटी चार्ट चाहिए होगा या फैक्टर चाहिए होगा, और थोड़ा सा आपको डीपर जाना पड़ेगा उन सब में, जो कि हमने कहा कि ये आउटसाइड द स्कोप है, मतलब इस कोर्स में इतना नहीं पढ़ेंगे इसके बारे में, बट ये आगे के कोर्स में आपको ये सब पढ़ने को मिलेगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही, फिर मुलाकात करते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। बाय बाय।